गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसे कि आप लोग को पता है कि 1 मार्च से आप सबकी बोर्ड परीक्षाएं 10वीं और 12वीं की स्टार्ट हो रही है। तो आपने बोला था कि मैडम हमको इकोनॉमिक्स में कुछ डाउट्स हैं, तो जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको हमको वीडियो के रूप में भेज दीजिएगा ताकि हम उसको बहुत अच्छे से याद कर लें। तो इसीलिए मैं जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको ये वीडियो फॉर्म के रूप में बना के आप लोग के पास भेज रही हूँ। आप इनको बार बार अच्छे से सुनिएगा ताकि सारे क्वेश्चन एक नंबर के शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, सभी आंसर आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ सके। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम आज का वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, ईंटों का बाजार किस प्रकार का उदाहरण है? ईंटों का बाजार किस प्रकार का उदाहरण है? तो ईंटों का बाजार है स्थानीय बाजार का उदाहरण है। ईंटों का बाजार क्या है? स्थानीय बाजार का उदाहरण है, क्योंकि जो ईंट के भट्ठे होते हैं वो हमारे गांव के आसपास ही ये जो ईंटों का निर्माण कार्य किया जाता है और उसको आसपास के ही गाँव में या शहरों में जहाँ आवश्यकता हो उसको उपलब्ध कराया जाता है। इसलिए ईंटों का बाजार क्या है? स्थानीय बाजार का उदाहरण है। दूसरा है, प्रश्न है, पत्र मुद्रा क्या है? पत्र मुद्रा, जिसे हम कागजी मुद्रा भी कहते हैं, इसको भारत सरकार है वो जारी करती है। इसको जारी करने का अधिकार भारत सरकार ने किसको दिया है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। तो रिजर्व ऑफ बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा सरकार के निर्देशानुसार जो मुद्रा जारी की जाती है उसको क्या कहा जाता है? कागजी मुद्रा या पत्र मुद्रा कहा जाता है। तो किसी भी देश की जो अंदरूनी सीमा है, इसके कागजी मुद्रा के द्वारा लेन देन को क्या किया जाता है? लेन देन को कोई भी इनकार नहीं कर सकता, अर्थात कागजी मुद्राएं मान्य होती है। तो इसको साधारण भाषा में यह कह सकते हैं कि भारत सरकार के द्वारा रिजर्व बैंक के माध्यम से जो कागजी मुद्रा लेन देन के लिए जारी करती है उसी को क्या कहा जाता है? पत्र मुद्रा या कागजी मुद्रा कहा जाता है। तो दूसरा क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। उसका तीसरा प्रश्न लेते हैं, विदेशी विनिमय पर कौन सा बैंक नियंत्रण रखता है? विदेशी नियंत्रण पर कौन सा बैंक विदेशी विनिमय पर कौन सा बैंक नियंत्रण रखता है? तो विदेशी विनिमय पर भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो क्या करती है? विदेशी विनिमय पर नियंत्रण रखता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिगामी कर किसे कहते हैं? प्रतिगामी कर किसे कहते हैं? प्रतिगामी कर का आशय ऐसे कर से है जो आय बढ़ने के साथ आय बढ़ती है, लेकिन जो कर की दर है, रेट है, वो कम होते जाता है, जिसको क्या कहा जाता है? प्रतिगामी कर कहा जाता है। तो प्रतिगामी दर से जो अधिक आय बढ़ रही है उनको तो ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि दरें कम हो रही है, लेकिन इसका जो भार है उसको किसको सहना पड़ जाता है? निर्धन वर्ग को सहना पड़ जाता है। तो इसी को क्या कहा जाता है? प्रतिगामी दर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतुलित बजट किसे कहते हैं? नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, संतुलित बजट किसे कहते हैं? तो बजट हम किस लिए बनाते हैं? हमारे जो जितनी हमारी इनकम है और जो जो हमारे एक्सपेंसेस है, मतलब जो हमारे आय व्यय के संतुलन के लिए क्या करते हैं? हम बजट बनाते हैं। तो यही है कि हमारी जो आय और व्यय दोनों का जो संतुलन है, मतलब जो हमारी कुल आय है कुल व्यय के बराबर है, तो उसी को हम क्या कहेंगे? संतुलित बजट कहेंगे। जहाँ पे हमारी कुल आय और कुल व्यय जो क्या हो जाती है? बराबर हो जाती है, उसको क्या कहा जाता है? संतुलित बजट कहा जाता है। नेक्स्ट है, किसी देश के आयातों व निर्यातों के अंतर को क्या कहते हैं? किसी देश के में आयात और निर्यात के मध्य जो अंतर, आयात अधिक है या निर्यात अधिक है ना? कई बार क्या होता है कि आयात अधिक हो जाता है और निर्यात कम हो जाता है, और
कई कई बार इसका अपोजिट होता है कि निर्यात अधिक होता है, आयात कम हो जाता है। तो इन दोनों के जो अंतर को क्या कहा जाता है, तो इसी को क्या कहा जाता है, व्यापार संतुलन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, व्यापार संतुलन। तो किसी देश का व्यापार संतुलन अच्छा है कब कहेंगे, जब वहाँ पे आयातों की अपेक्षा निर्यात अधिक होगा, तो उसको क्या कहेंगे, वो व्यापार क्या है, संतुलन में है, अर्थात व्यापार संतुलन कहा जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लेंगे, समष्टि अर्थ शास्त्र किसे कहते हैं। तो समष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र, इसको मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बहुत अच्छे से समझा दिया था। समष्टि अर्थशास्त्र से आशय, जब हम किसी अर्थव्यवस्था की संपूर्ण इकाइयों का अध्ययन करते हैं, विस्तृत अध्ययन करते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, समष्टि अर्थशास्त्र कहा जाता है। मतलब इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था के बड़े योगों का हम और उनके व्यवहारों का और उसके पारस्परिक संबंधों का क्या कहते हैं, अध्ययन करते हैं। जैसे किसी देश की कुल आय, राष्ट्रीय आय, ये तो हम इसमें वृहद जो जानकारी निकाल रहे हैं, संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन कर रहे हैं, तो उसी को क्या कहा जाता है, समष्टि अर्थशास्त्र कहा जाता है। और व्यष्टि अर्थशास्त्र, तो इसका जो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अपोजिट, मतलब जब हम किसी अर्थव्यवस्था की छोटी इकाइयों का अध्ययन करेंगे, किसी विस्तृत क्षेत्र का अध्ययन न करते हुए किसी छोटी इकाइयों का या छोटे क्षेत्र का अध्ययन करेंगे और उस इकाइयों का आर्थिक विश्लेषण करेंगे, तो उसको क्या कहा जाता है, व्यष्टि कहा जाता है। जैसे व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम राष्ट्रीय आय की को न पढ़ के हम लोग प्रति व्यक्ति आय के बारे में करेंगे, किसी व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय कितनी है, वो अपनी आजीविका किस प्रकार से चलाता है, तो इस का अध्ययन करेंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे, व्यष्टि अर्थशास्त्र कहेंगे। नेक्स्ट है, वस्तुएं किसे कहते हैं। तो वस्तुएं किसे कहते हैं कि जो भी वस्तुएं जो हम अपने उपभोग की संतुष्टि के लिए, अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तु को खरीद कर उसका उपभोग करते हैं, उससे हमारी जो आवश्यकताएं पूर्ण हो जाती है, हमारी आवश्यकताएं की पूर्ति हो जाती है, तो उसी को कहेंगे हम, क्या कहेंगे, वस्तु कहेंगे। जैसे खाद्य पदार्थ, कपड़े आदि। और इसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक कीमत चुकाकर इन वस्तुओं का क्रय करते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, वस्तुएं कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बहुत ही साधारण सा प्रश्न है, इसको आपको बहुत अच्छे से बताई थी मैं, और बार बार इस छोटा प्रश्न है, लेकिन इसको 2 नंबर, 1 नंबर या 3 नंबर के अंतर्गत पूछा जाता है। आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं, अनार्थिक क्रियाएं। तो इसको भी मैंने अच्छे से बताया है। आर्थिक क्रियाएं वे क्रियाएं जो हम धन कमाने के उद्देश्य से करते हैं, वो आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। और वे क्रियाएं जो हम अर्थ कमाने के उद्देश्य से नहीं करते, सेवा के उद्देश्य से कर लेते हैं, या बिना किसी धन प्राप्ति के उद्देश्य से करते हैं, उसको अनार्थिक क्रिया कहते हैं। जैसे कि कोई टीचर है, डॉक्टर है, वकील है, ये सब आय प्राप्त करने के लिए एक शिक्षक है, पढ़ा रहा है, एक डॉक्टर है, इलाज कर रहा है, एक वकील है जो केस लड़ रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, आर्थिक क्रिया कहेंगे। लेकिन एक माँ है जो अपने बच्चों के लिए घर में खाना बना रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे, अनार्थिक क्रिया कहेंगे। उसके बाद एक पुजारी है जो मंदिर में बिना किसी स्वार्थ के सेवा भाव से अगर पूजा पाठ करता है, तो उसको भी हम क्या कहेंगे, सेवा कार्य कहेंगे या अनार्थिक क्रिया कहेंगे। लेकिन अगर वो पैसे लेकर वह काम को करता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, आर्थिक क्रिया कहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, सेवा कैसी होती है। तो सेवा कैसे होती है, सेवाएं अमूर्त एवं अदृश्य होती है। जैसे डॉक्टर या अध्यापक, ये क्या है, इनकी जो ये कार्य है, इसको हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये स्पष्ट रूप से इसको छू कर या जांच के हम देख सकते हैं। इनके जो
सेवाएं जो हमको प्रदान करते हैं कि टीचर है बच्चों को शिक्षित कर रहा है, डॉक्टर है वो मरीजों का इलाज कर रहा है, तो जिससे उनके स्वास्थ्य पर और उनके मस्तिष्क में जो परिवर्तन हो रहा है, इसके कारण इसका लाभ उनको दूरगामी या भविष्य में मिलने की संभावना है। तो इस उनकी सेवाओं की बदौलत जो लोगों का लाभ हो रहा है, उसी को हम क्या कहेंगे, सेवा कहेंगे। एक व्यक्ति का अर्थ क्या होता है? एक व्यक्ति किसे कहते हैं? तो एक व्यक्ति वही होता है जो निर्णय करने वाली इकाई, कि उसको क्या करना है, इसका निर्णय वह स्वयं करता है। तो व्यक्ति का अर्थशास्त्र में हम कहेंगे एक ऐसी इकाई जो निर्णय का कार्य करता है, उसको हम क्या कहेंगे, एक व्यक्ति कहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, अर्थशास्त्र की कितनी शाखाएं हैं? तो अर्थशास्त्र की 2 शाखाएं हैं, एक व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा समष्टि अर्थशास्त्र। और अभी ऊपर वीडियो की स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बता दिया था व्यष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं और समष्टि अर्थशास्त्र। तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इतने ही प्रश्न को करते हैं। और ऐसी इम्पॉर्टेंट जो प्रश्न है उसके मैं कुछ वीडियो बना के डालते जाऊंगी। आप उनको घर में बैठ के अच्छे से सुनिएगा ताकि आपकी परीक्षा की तैयारी अच्छे से हो सके।